हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स के बारे में, जिसे हम एएमटी भी कहते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले 1 सेकंड का टाइम लगेगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अपना जो एएमटी है वो क्या कहता है कि इंडिया में ना बहुत सारे लोग टैक्स बेनिफिट को इस्तेमाल करके टैक्स का अमाउंट कम कर लेते हैं। लोग टैक्स के बेनिफिट्स को लूप होल्स ढूंढते हैं और एक्चुअली में उनको देना होता है 50,000 का टैक्स, और कम करा करके उसको 5-10,000 तक जो है लिमिट करवा लेते हैं। ओके, मतलब लूप होल का इस्तेमाल करते हैं, टैक्स इवेजन करते हैं। तो ऐसे लोगों का जुगाड़ बिठाने के लिए गवर्नमेंट ने निकाला अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स, जो कि कहता है कि हाई इकोनॉमिक इनकम वाले लोग हैं, जिन्होंने कि बेनिफिट का इस्तेमाल करके अपनी इनकम को लिमिट किया हुआ है, उनसे एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स तो पे कराई दो यार। ठीक है, तो ये एक टैक्स है जहाँ पर कि हम कोशिश करते हैं कि हाई इनकम वाले लोग भी ज़्यादा नहीं तो कुछ तो पे करें अमाउंट टैक्स का। ठीक है, तो अगर डीप में पढ़े तो अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स इन इंडिया इज अ प्रोविजन एम्ड एट इंश्योरिंग दैट नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर हु क्लेम सब्सटेंशियल डिडक्शन। ये अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स फोकस में रखता है नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स को, जो कि सब्सटेंशियल डिडक्शन, कुछ खास डिडक्शन जो कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर इस्तेमाल करके अपने टैक्स के लेवल को कम कर लेते हैं, उनसे बचाने का। ओके, तो ये किसको एप्लीकेबल है? ये जो हमारा टैक्स है, ये सभी एसएससी पे, बस एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो कि डिडक्शन लेते हैं 80H से सेक्शन 80 आरआरबी के अंडर। बस कौन से सेक्शन अलाउड नहीं है? 80P, सेक्शन 8010AA एंड सेक्शन 35AD। इन सेक्शन को हटा के जितने भी 80H से लेके 80 आरआरबी के सेक्शन पे आपको जो भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हो, सभी पे एएमटी एप्लीकेबल है। फिर इसके एक एग्जेम्पशन है कि ये जो प्रोविजन है ना, ये आपके ऊपर तभी अप्लाई होगा जब तक आपकी इनकम 20 लाख से ज़्यादा नहीं हो जाती। ठीक है, इफ़ योर इनकम इज लेस देन 20 लाख देन एएमटी इज नॉट फॉर यू। ठीक है, टैक्स पॉइंट से देखा जाए तो वो ये कह रहा है कि जो एएमटी है वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और फर्म पे हमेशा एप्लीकेबल नहीं होती। फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी जो इनकम है वो 20 लाख से एक्सीड हो या ना हो। ओके, एएमटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एलएलपी एंड फर्म्स। यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया है कि जो प्रोविजन है ना, ये तब तक अप्लाई नहीं होगा, शेल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु हैज एक्सरसाइज्ड ऑप्शन रेफर्ड इन सेक्शन 1015। देखो, वो कह रहा है कि ये जो एएमटी है, जिस इंसान ने सेक्शन 11(5) बीएसी या फिर 11(5) बीएडी में, जो कि अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम है, अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम आपने चूज कर लिया तो आप एएमटी के अंडर नहीं आ सकते। ठीक है, एक ही के अंदर तो होगा, आप दो दो टैक्स की स्लैब्स के अंदर नहीं आ सकते ना। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं कि एएमटी को एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है ना, रेगुलर तरीके से कितनी बन रही है। फॉर एग्जांपल, रेगुलर तरीके से मेरी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है, वो बनती है 72,500 रुपीज़। ओके, 72,500। अब हमको कंप्यूट करना है कि हमारी एडजस्टेड टोटल इनकम कितनी बनेगी। फॉर एग्जांपल, मेरी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी बन जाती है? 8 लाख रुपए मेरी ग्रॉस टोटल इनकम है। ओके, फिर इसके बाद मेरी जो अपना 80H से लेके 80 आरआरबी तक की डिडक्शन है, वो है मेरी 1,50,000। ओके, 1,50,000 यहाँ पर डिडक्शन हो गई। फिर मेरा जो अपना 35AD के अंदर जो मैं डिडक्शन ले रही हूँ, जिसमें डेप्रिसिएशन घटा हुआ है 32 के अंडर का, वो डालना है। वो यहाँ पर चलो हम ज़ीरो मान लेते हैं, फिर ठीक है। फिर मैंने 10AA के अंदर एक डिडक्शन ली थी, जो की थी 50,000, उसको यहाँ डिनोट करो। कुल मिलाकर के बात ये है कि सबसे पहले आप नॉर्मल टैक्स के अंदर की लायबिलिटी डाल दो, उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम में जितनी भी आपने डिडक्शन ली है ना, मैंने पीछे बताया था ना कौन कौन सी डिडक्शन, उनको वापस से ऐड कर दो। आपकी निकल जाएगी एडजस्टेड टोटल इनकम, सभी कॉलम्स को ऐड करके। ठीक है, दैट इज विल बी योर एफ कॉलम। तो मेरे यहाँ पे टोटल इनकम बनेगी 10 लाख रुपए की। अब मुझे एएमटी कैलकुलेट करना है कि जो एएमटी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 18.5%। तो मैंने अपना 10 लाख पे 18.5% का इनकम टैक्स लगा दिया, जो कि मेरा बनता है एएमटी 1,85,000। ओके, अब 1,85,000 में हमको ये देखना था एएमटी में कि मेरा रेगुलर वाला टैक्स ज़्यादा बन रहा है या एएमटी का टैक्स ज़्यादा बन रहा है। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि मेरा 1,85,000 एएमटी का टैक्स ज़्यादा बन रहा है, तो मेरा जो एजुकेशन सेस लगेगा वो 1,85,000 पे लगेगा, दैट इज़ 4%। और मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो है 1,92,400 बन जाएगी एएमटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पर हमें बोला गया था कि अगर आपका रेगुलर टैक्स ज़्यादा बैठता है तो रेगुलर में पे करोगे, और एएमटी ज़्यादा बैठता है तो एएमटी पे करोगे। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमने स्टेप 2 में टोटल इनकम एडजस्ट करी थी ना,
टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, वो आपकी टोटल इनकम ही है, ठीक है, वो उसमें कुछ हमने अलग से कुछ नहीं किया, जो आपकी रेगुलर इनकम है वही बोला गया यहाँ पर। और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 18.5% पे असेस करनी है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ बोली गई है कि इन केस ऑफ यूनिट लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, अगर आपका जो बिजनेस है वो आईएफएससी में है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में है, ठीक है, और वो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से इनकम जनरेट करता है, तो एएमटी जो है 9% लगेगा आपकी टोटल इनकम पे। ओके, फिर वो यहाँ पर एक और पॉइंट बोल रहा है कि 29C के फॉर्म में आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक फॉर्म जनरेट करवाना है, जो कि आपको 1 महीने पहले रिटर्न ऑफ इनकम जब आप फाइल करोगे अंडर सेक्शन 189, उससे 1 महीने पहले आपको अपने सीए से एक 29C के अंडर फॉर्म भरवाना पड़ेगा, जिसको कि आप अपने रिटर्न ऑफ इनकम में फाइल करोगे। ओके, फॉर प्रूविंग। फिर वो कहता है कि जितने भी प्रोविजंस है ना, लाइक एडवांस टैक्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, वो सभी के सभी यहाँ पर पे एप्लीकेबल होते हैं। ओके, फिर टैक्स क्रेडिट फॉर एएमटी, टैक्स हमको कब देना है, कैसे देना है? सेक्शन 115 जेडी कहता है कि ये एक रिलीफ प्रोवाइड करवाता है टैक्स पेयर्स को, जो कि एएमटी के अंदर टैक्स देते हैं। 115 जेसी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ये टैक्स कहता है कि अगर आपने किसी साल में एक्सेस एएमटी पे कर दिया, ज़्यादा टैक्स पे कर दिया रेगुलर के अकॉर्डिंग में, तो आपको वो जो टैक्स है ना वो फ्यूचर में रिफंड मिल जाएगा और आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे का 1 लाख का टैक्स देना था, मैंने 1,20,000 का दे दिया,